हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग 14 अगस्त के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला करंट अफेयर जो है आपका वो एक्सटर्नल मिनिस्टर जो है, जो कि आपके हैं एस जे शंकर, उन्होंने क्या किया, थर्ड इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल अटेंड किया है। तो ये पूछा जा सकता है कि थर्ड इंडियन सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल था, उसको किसने अटेंड किया था। या तो ऑप्शन में आपको प्राइम मिनिस्टर का नाम हो सकता है, होम मिनिस्टर का नाम हो सकता है, डिफेंस मिनिस्टर का। तो कंफ्यूज नहीं होना, एक्सटर्नल मिनिस्टर ने अटेंड किया है। अब जो आपका राउंड टेबल हो रहा है तो सिंगापुर के साथ हो रहा है। इसमें कौन कौन से एरिया पर डिस्कशन हो रहा है आपका, गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के बीच में। खासकर यहाँ पे 6 की पिलर्स के बारे में बात किया गया। तो हो सकता है आपको एग्जाम में पूछा जाए कि कौन से आपको एरिया पे बात किया गया था। बहुत से एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 6 पिलर आपको कौन कौन से हैं, डिजिटलाइजेशन, स्किल डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी, हेल्थ केयर, मेडिसिन, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड कनेक्टिविटी। तो ये याद रखना कि डिजिटल को लेकर, डिजिटलाइजेशन को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है। स्किल डेवलपमेंट वन ऑफ द कोर एरिया आपको ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए। सस्टेनेबिलिटी, हेल्थ केयर, मेडिसिन एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि सिंगापुर के साथ हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसा रहा है। तो जब हिस्ट्री अगर देखोगे आप सिंगापुर का, तो एक तो सबसे पहले सिंगापुर का जो नाम है वो संस्कृत वर्ड से लिया गया है। संस्कृत वर्ड है सिंगप, सिंगप प्लस पूरम, ठीक है। तो सिंगा का मतलब अगर संस्कृत में आप देखोगे तो उसका मतलब लॉयन होता है, और पूरम मतलब सिटी होता है। तो इसका नाम ही आपका संस्कृत वर्ड से है। तो यहाँ पे आपको, सिंस आपको एंशियंट टाइम से इंडिया का बहुत अच्छा रिलेशन रहा है सिंगापुर के साथ। अगर मॉडर्न हिस्ट्री में देखा जाए तो किस तरह का आपका रिलेशन रहा है, तो ये बताया जाता है कि 1819 में सर स्टैमफोर्ड, ठीक है, ये आपको यहाँ पे कोलकाता से आपके कोलकाता में गवर्नर होते हैं। गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर होते, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, आपको स्टेब्लिश किया था। बोला जाता है कि सिंगापुर को उन्होंने स्टेब्लिश किया था, एज ए सिटी डेवलप किया था। तो ये नाम याद रखना सर स्टैमफोर्ड के बारे में। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इंडिया ने कब एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज़ किया था सिंगापुर को, तो 1965 में किया था। तो और ये पहला कंट्री था, ये भी याद रखना। इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज सिंगापुर एज ए कंट्री, ठीक है, 1965 में किया था। तो बहुत लंबे समय से हमारा जो अच्छा रिलेशन है सिंगापुर के साथ। इसके अलावा बहुत सारे आपको एग्रीमेंट साइन किए गए हैं सिंगापुर के साथ। कौन कौन से एग्रीमेंट है, तो जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला तो है कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जिसको सेपा बोला था, सीसीए बोला जाता है, ठीक है, सीए बोला जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट। तो ये आपका 2023 से 24 के बीच में इंडिया ने साइन किया था। इसके अलावा 2016 में हमने डायरेक्ट टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन किया था। टैक्स इवेजन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। टैक्स जो एस्केप करने की कोशिश करते हैं बाकी जो आपको बड़े बड़े इंडस्ट्री होते हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने डायरेक्ट टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट सिंगापुर के साथ साइन कर रखा है। इवन जो आपने रिसेंट न्यूज़ देखा होगा तो यूपीआई को लेकर आया हुआ था। तो यूपीआई में जो आपका यूपीआई को एक्सेप्ट करता है एज ए, सिंगापुर ने एक्सेप्ट कर रखा है। इसके अलावा अगर आप मिलिट्री टर्म्स में और नेवी टर्म में देखोगे तो नेवल एक्सरसाइज होता है हमारा सिंगापुर के साथ, जिसको सिम्बैक्स बोलते हैं। और अग्नि वॉरियर होता है जो कि हमारा मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो ये दोनों आपका डिफेंस सेक्टर में है। इसके अलावा आपने हिस्ट्री देख लिया सिंगापुर का क्या है, नाम कहाँ से डिराइव किया गया, संस्कृत वर्ड से। इसके अलावा हमने देख लिया कि कौन कौन से एग्रीमेंट हमने सिंगापुर के साथ साइन कर रखा है, और इवन कब से इंडिया ने इसको रिकॉग्नाइज किया एज ए कंट्री। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका फ्लैश फ्लड, ठीक है। तो क्लाउड बर्स्ट अगर आप लोगों को मैंने पहले भी बता ली, जो कि आपका उत्तराखंड में, ठीक है, वहाँ पे ऑलरेडी आ चुका था। क्लाउड बर्स्ट के बारे में आपको बताया हुआ था। यहाँ पे आपको फ्लैश फ्लड का जो न्यूज़ है झांसकर, ठीक है, कहाँ पे है, लद्दाख में है। तो इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं स्टैटिक पोर्शन में आपको बीआरओ के बारे में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। बीएसएफ के बारे में देख लेते हैं, यहाँ पे बीआरओ भी है, ठीक है। एक तो बीएसएफ के बारे में आप लोग याद रखना कि जो आपका होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। और बीएसएफ जो है आपको कहाँ का ये करता है, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे। और ये बना कब था, 1965 में बना हुआ था। अभी इसके डीजी कौन, डायरेक्टर जनरल कौन है, दलजीत चौधरी हैं। तो झंस्कर रेंज के बारे में भी याद रखना। एक और चीज़ है न्यूज़ में, प्लेसेस एंड न्यूज़ करके आपको पूछा जा सकता है, तमाशा ब्रिज के बारे में, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि तमाशा ब्रिज पे अभी जो आपको रिसेंटली फ्लैश फ्लड सिचुएशन आया हुआ, तो ये है कहाँ, कौन से स्टेट में है, कौन से यूटी में है। तो ये आपका लद्दाख में इसका है, एक आता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका फ्लड सिचुएशन, ठीक है। बिहार में फ्लड आया हुआ है, और इसकी वजह से आपको 25 लाख पीपल जो उससे अफेक्टेड हैं। और कौन कौन से एरिया में भी आया हुआ है, भागलपुर, बेगूसराय, मुंगेर, भोजपुर, पटना एंड वैशाली डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है। तो इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं यहाँ का रिवर सिस्टम, कौन कौन सा रिवर है, क्योंकि आपको जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो रिवर का भी नाम मेंशन है, जैसे कि गंगा का नाम मेंशन है, गंडक है, सोन, कोसी, महानंदा, ठीक है, बागमती, ये प्रमुख नदियाँ, ठीक है, जिसके वजह से अभी फ्लड आया हुआ है वहाँ पे।
तो हम लोग देख लेते हैं कि अगर लेंथ वाइज देखा जाए तो कौन सा रिवर इस बिहार में आपको सबसे बड़ा रिवर है, उसके बाद कौन सा कहाँ से क्या फ्लो करता है, ठीक है। तो पहला आपका गंगा रिवर है, जिसका 445 किलोमीटर जो है वो एरिया कवर करता है लेंथ वाइज। उसके अलावा अगर देखा जाए तो गंगा आपको ओरिजिनेट कहाँ से होता है, तो गंगा ओरिजिनेट तो उत्तराखंड से ही होता है, बट ये दो रिवर के मिलने से बनता है, जो कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट है आपका बागमती रिवर, जिसका अगर लेंथ देखा जाए तो 394 किलोमीटर है, और ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, आपका नेपाल से ओरिजिनेट होता है। तो एक तो कन्फ्यूज़न हमेशा होता है कि लगता है कि कोसी रिवर की वजह से सबसे ज़्यादा फ्लड आता है बिहार में, तो उसी का लेंथ ज़्यादा बड़ा होगा, तो ऐसा नहीं है। आपका गंगा का लेंथ सबसे ज़्यादा बड़ा है, उसके बाद बागमती आता है, ये आपको नॉर्दर्न बिहार में बहता है। महानंदा, गंगा के बाद बागमती, बागमती के बाद महानंदा, जिसका लेंथ कितना है 376 किलोमीटर है, और ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, आपको दार्जिलिंग से ओरिजिनेट होता है। उसके बाद है जो आपको बूढ़ी गंडक है, इसका कितना लेंथ है, आपका 320 किलोमीटर है बिहार में, ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, चनपटिया से होता है। नेक्स्ट है आपका गंडक रिवर, ये आपको तिब्बत से ओरिजिनेट होता है, और इसका अगर लेंथ देखा जाए तो 260 किलोमीटर है बिहार में। फिर आता है आपका कोसी रिवर, इसका भी 260 किलोमीटर है, और गंडक का भी 260 किलोमीटर है। कोसी रिवर जो है इसको अरुण रिवर भी बोला जाता है, कहाँ पे, नेपाल में बोला जाता है, नेपाल से ही ओरिजिनेट होता है ये। सप्त कोसी बोला जाता है, 7 रिवर्स ये कोसी आपको बनता है। इसके बाद आता है आपको पुनपुन रिवर। तो बहुत सारे रिवर सिस्टम है आपको बिहार में, सब आप एक साथ नहीं याद रख सकते हो, बट इतना याद रखना कि गंगा के बाद आपको बागमती रिवर जो है, जिसका लेंथ 394 किलोमीटर है, और उसके बाद आपका बागमती महानंदा आता है, ठीक है। और ये महानदी नहीं है, महानंदा है। महानदी और महानंदा में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। महानदी आपका कहाँ पे, उड़ीसा में है, और महानंदा जो है आपको वो आपको दार्जिलिंग से ओरिजिनेट होता है और बिहार में आता है। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। दूसरा, कौन कौन से रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका ग्रीस को लेके। ग्रीस इज़ बैटलिंग द डजन्स ऑफ वाइल्ड फायर्स, ठीक है। यहाँ पे कल के न्यूज़ में भी मैंने आपको करवाया था कि जो स्पेन है वहाँ पे भी आपको फॉरेस्ट फायर, वाइल्ड फायर्स आपको रिपोर्ट आए हुए थे, वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि प्लेसेस इन न्यूज़ करके आपको पूछा जा सकता है। और स्पेन में कहाँ था आपको, स्पेन का जो मैड्रिड कैपिटल है वहाँ पे आपको इस तरह का सिचुएशन आया था। अब ये ग्रीस में ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी जो आपको लॉसेस हुए। तो हम लोग ग्रीस के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल आपको एथेंस याद रखना है, और ये आपका बहुत पुराना सिविलाइजेशन है। एथेंस जो आपको किस चीज़ के लिए फेमस है, इवन जो आपको ओलंपिक है वो भी यहीं से ओरिजिनेट हुआ था। इसके अलावा हम लोग बॉर्डरिंग जो कंट्री है आपका ग्रीस का वो देख लेते हैं। अल्बानिया है, नॉर्थ मैसिडोनिया है, बल्गेरिया है, और टर्की है। इवन आपका जो ग्रीस है मैरीटाइम जो बॉर्डर है वो भी शेयर करता है। इसी के लिए आपको इस इवन जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन था उस टाइम पे भी ग्रीस के साथ जो इंडिया का ट्रेड होता था। मॉडर्न टाइम पे भी ग्रीस का, तो ग्रीस आपको इंडिया के साथ जो है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन रहा है, और इसके अलावा वो अपने सिविलाइजेशन के लिए काफ़ी फेमस है। तो मैरीटाइम इसका अगर बाउंड्री देखोगे तो आप एजियन सी है, आयंस है, क्रेटन है, और मेडिटेरियन सी है। तो ये आप मैरीटाइम बाउंड्री भी याद रखना। इसके अलावा जो लैंड बाउंड्री है जो कि अल्बानिया, नॉर्थ मैसिडोनिया और बल्गेरिया और टर्की के साथ होता है। और न्यूज़ में किस चीज़ के लिए है, वाइल्ड फायर जो इसमें यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो आपको पूछा जाता है बहुत सारे यूपीएससी एग्जाम में, तो खासकर आपको पूछा जाता है कि सूडान आपका न्यूज़ में था और किस वजह से था, या फिर आपको ग्रीस न्यूज़ में था और किस वजह से, क्या यहाँ पे कौन सा इंसिडेंट हुआ था ऐसा, तो ठीक है। तो ये आपको वाइल्ड फायर के लिए न्यूज़ में था। अब यहाँ पे जो ये दक्षिण यूरोप में जो आपको, ठीक है, वेस्टर्न यूरोप में बहुत सारी जगह आपको क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बहुत राइज हो रहा है, ठीक है। अब इसमें कुछ आपको कंट्री के नाम दिए जिसमें 40 डिग्री से ऊपर जो है वो टेम्परेचर पार कर चुका है। इवन यूरोप इज़ फेमस फॉर व्हाट, वहाँ पे हमेशा जो आपका क्लाइमेट है, जो वेदर रहा है वो ऑप्टिमम रहा है, कम रहा है, ठीक है। और अब वहाँ पे ऐसे इस तरह का सिचुएशन आ रहा है, तो वो शो कर रहा है कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज जो है वो यूरोप को भी इफेक्ट कर रहा है। तो इसमें कौन कौन से अफेक्टेड कंट्री है आपका, इटली है, फ्रांस है, स्पेन है, और पुर्तगाल। स्पेन का तो कल ही मैंने बता दिया, फॉरेस्ट फायर हुआ है। ग्रीस का भी आपने देख लिया। पुर्तगाल में, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको इन सारी कंट्रीज़ में क्या किया गया, अभी रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो ये जहाँ पे आपको पहले एक टाइम पे इतना ठंड होता था, वहाँ पे आपको 40 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका स्पोर्ट्स सेक्शन से है। ये आपको सुब्रोतो कप से, तो एक तो सबसे पहले आपको यही एग्जाम में पूछा जाता है कि सुब्रोतो कप या फिर दुरंत कप के बारे में पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको संतोष ट्रॉफी के बारे में पूछा जाता है। तो संतोष ट्रॉफी, डूरंट कप, और जो सुब्रोतो कप है, इन सारी सारी ये चीज़ें किस चीज़ से एसोसिएटेड है, फुटबॉल से एसोसिएटेड है। तो सुब्रोतो कप जो है वो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है, जो कि आपको इसका जैसे कि डूरंट कप का 134th एडिशन हुआ है अभी रिसेंटली, और ये सुब्रोतो कप का होने वाला है। तो ये 64 नंबर का एडिशन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा संस्करण था, ठीक है। अभी आपको होने वाला है 19 अगस्त, अभी स्टार्ट नहीं हुआ 19 अगस्त से लेके 25 सितंबर तक ही होगा, और दिल्ली में और बैंगलोर में इसको क्या किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा।
तो इस टूर्नामेंट में आपको कितना पार्टिसिपेट करे, कितना टीम पार्टिसिपेट करे, तो 106 टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये बस आपको एडिशन याद रखना और ये कब किस चीज़ से रिलेटेड है। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया हैज़ अचीव द हिस्टोरिक माइलस्टोन, ठीक है, 100 गीगावाट सोलर पीवी मॉड्यूल का, ठीक है। अभी टारगेट जो अगर देखा जाए तो 2014 से हम कंपैरिजन करें तो 2014 में हमने कितना किया था, 2.3, जो कि बहुत कम है। अब हमने क्या कर लिया, 100 गीगावाट का अचीव कर लिया 2025 में। तो ये काफ़ी जो है वो प्रोग्रेसिव चीज़ है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो आपका सोलर सेक्टर है, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव आपको एनर्जी में आता है और काफ़ी इको फ्रेंडली भी माना जाता है। तो जिस तरह से क्लाइमेट चेंज वगैरह आ रहा है तो हम लोग अल्टरनेटिव चीज़ों की तरफ, फ्यूल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और पेट्रोलियम जैसे चीज़ों को, और जैसे कि हाइड्रोजन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसमें आपको रिन्यूएबल एनर्जी में अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन बहुत बड़ा आपका जो सोलर एनर्जी है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके अलावा अगर इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन देखा जाए खासकर सोलर सेक्टर में, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है आपका, उसका भी इनिशिएटिव किसका, इंडिया का ही है। तो ये 2015 में इंडिया प्लस फ्रांस ने ये इनिशिएटिव लिया था। और ये कब लिया था, कॉप 21 के बाद लिया था, जो कि पेरिस एग्रीमेंट से आपका रिलेटेड है। अब ये इसका हेडक्वार्टर भी आपका गुरुग्राम इंडिया में ही है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये सोलर अलायंस से जो हमने क्या किया, बाकी वर्ल्ड को भी कनेक्टेड करने की कोशिश कर रहे हैं। और वन सन वन अर्थ करके एक इनिशिएटिव भी चलाया था जिसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल था। तो सोलर सेक्टर में इंडिया काफ़ी इंप्रूव कर। और आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि मुझे बताना कि स्टेट वाइज अगर आपको देखा जाए तो सबसे बड़ा जो है वो पोटेंशियल या कैपेसिटी कौन से स्टेट का इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी। अगर आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना। अभी फिलहाल के लिए बस याद रखना आप लोग कि कितना परसेंट हमने अचीव कर लिया, 100 गीगावाट। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन ऑन एनुअल सर्वे ऑफ सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो ये बस ये याद रखना कि शॉर्ट में आपको पूछा जा सकता है ASSE क्या है, ठीक है। तो ये एनुअल सर्वे ऑफ सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब इसमें जो है वो कौन कौन से जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि नेशनल स्टैटिक ऑफिस NSO है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये इम्प्लीमेंट करेगा आपको, मॉस्पी जो है वो इम्प्लीमेंट करने वाला है जो ASSE जो प्रोग्राम है। और ये आपको किस चीज़ से रिलेटेड, खासकर जो आपका इंडस्ट्री वगैरह है उस चीज़ से रिलेटेड, इसमें आपको 100 पार्टिसिपेंट्स होने वाले हैं। जिसमें पार्टिसिपेंट्स में कौन कौन हो सकते हैं आपको, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस MSME, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर DEA, नीति आयोग, RBI, वर्ल्ड बैंक, एक्सपर्ट ऑफ टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप टैग, ठीक है। तो ये बहुत सारे मिनिस्ट्री, आप 100 पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी मैंने बता रखी हैं, तो सारे पार्टिसिपेंट्स आप याद नहीं रख सकते हो। बट इतना याद रखना कि आपका ASSE पूछा जा सकता है कि किस चीज़ से एसोसिएटेड है। तो ये आपको ट्रेड से और जो आपका अभी एक्सपोर्ट वगैरह है उन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए ये चीज़ें ब्रेन स्टॉर्मिंग लेके आया गया है। तो बस ये याद रखना किस चीज़ से एसोसिएटेड, आपको एग्जाम में यही पूछा जा सकता है। अब इस सेशन में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, इंडोर्समेंट ऑफ GST है ना, डेटाबेस तैयार करने की बात की जा रही है। इसके अलावा रिफाइनमेंट ऑफ सर्वे, मेजर स्टेक होल्डर जो इसमें इन्वॉल्व है उनको इन्वॉल्व करने की बात की जा रही है। सर्वे जो वन ऑफ द कोर एरिया है इसमें, सर्वे का रेट जो है वो जनरली आपको सर्वे ही किया जाएगा और इसमें आपको डेटा कलेक्ट करने की बात की जा रही है। और उस डेटा कलेक्ट करने के बेसिस पे जो है वो प्रोग्राम्स अब आगे चीज़ें और रिफॉर्म्स जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, पीयूष गोयल, इन्होंने एक जो नया बिल्डिंग बनाया आपको, इंटरनेशनल जो आपको सर्चिंग अथॉरिटी करके, ठीक है। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है। तो इसमें है क्या, तो पहले वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो यही कन्फ्यूज़न आता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता क्या है, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो आपको क्रिएशन ऑफ माइंड, अगर कोई किसी चीज़ को क्रिएट कर रहा है, किस तरह का क्रिएशन होना चाहिए, या तो कोई नई चीज़ इन्वेंट हो रही है, या लिटरेरी वर्क है, आर्टिस्टिक वर्क भी हो सकता है, डिज़ाइन हो सकता है, सिम्बल्स अगर कोई बना रहा है इन कॉमर्स, तो उसका जो है यूज़ उसी इंसान के द्वारा करना चाहिए, उसकी परमिशन से करना चाहिए। इंटेलेक्चुअल राइट के अंदर इसके डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं। तो पहले तो याद रखना कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर इंक्लूडेड क्या क्या चीज़ है, क्या नहीं इंक्लूडेड है। तो जो इंक्लूडेड अगर वो याद है आपको, तो नहीं इंक्लूडेड वाला आप ऑटोमेटिक एलिमिनेट कर सकते हो। इन्वेंशन ये इंक्लूडेड है आपका, लिटरेरी है, आर्टिस्टिक वर्क है, सिम्बल्स है, वर्क एंड डिज़ाइन है। टाइप्स इसके कितने हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के, 4 टाइप्स माने जाते हैं।
कहीं कहीं आप 7 टाइप देखोगे, बट 4 टाइप ही आपको जनरली एक्सेप्टेड है। पेटेंट्स आता है, कॉपीराइट आता है, ट्रेडमार्क्स आता है और ट्रेड सीक्रेट्स आता है। पेटेंट्स में आपका कुछ भी मेडिसिन से रिलेटेड हो सकता है। कॉपीराइट में अगर आप देखोगे तो बुक्स वगैरह जो है तो उसमें कवर किया जाता है। ट्रेडमार्क्स में आपको लोगो वगैरह जो होता है उसको कवर किया जाता है। और ट्रेड सीक्रेट में जो कॉन्फिडेंशियल आपको जो डेटाज होते हैं वो आपको ट्रेड सीक्रेट के अंदर आते हैं। अब ये न्यूज़ आपका किस चीज़ से था? इंटरनेशनल जो आपको सर्च अथॉरिटी का जो बनाया गया बिल्डिंग। यहाँ पे एक और चीज़ नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है कोणार्क टेम्पल, ठीक है। ये कहाँ पे आपका? उड़ीसा में। तो पीआईबी में अगर कुछ भी ऐसा चीज़ होता है तो उससे क्वेश्चन आपको फ्रेम किए जाते हैं। इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटी, तो ये याद रखना, अभी अभी इसी का बिल्डिंग अभी बना है और ये है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। तो बस आपको इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये इसके लिए प्रिपेयर रहना। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका IBC टू ऑर्गेनाइज द 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग बुद्धिस्ट स्कॉलर्स। तो ये याद रखना कि इंटरनेशनल जो आपको IBC जो है 3rd, ये तो 3rd नंबर का है। ये कब होने वाला है आपको? 22 अगस्त को होने वाला है। तो अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। तो बस ये याद रखना 3rd नंबर का है। और ये जब होगा तो उसमें आपको चीज़ें निकल के आएगी, क्या क्या चीज़ें हुआ है। इसमें मिनिस्ट्री कौन है जो कि इसको कंडक्ट करवा रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है। और ये होने वाला है न्यू दिल्ली में, जिसमें आपको एसेंस धम्मा पे, ठीक है। तो धम्मा आपको किस चीज़ से रिलेटेड है? बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। यहाँ पे एक और चीज़ आया हुआ है जो कि हमें कवर करना है न्यूज़ में, मौर्यन एम्पायर, ठीक है। तो इस बार आपको इवन जो है मौर्यन एम्पायर पे भी एम्फेसिस रहेगा, जो ये आपका कॉन्फ्रेंस होने वाला है। तो क्योंकि अगर आप रोल देखोगे तो अशोका का बहुत बड़ा रोल था किस चीज़ में? बुद्धिज़्म को प्रमोट करने में। तो बिफोर कलिंगा वॉर तो ये बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट नहीं किया था इन्होंने। जब आपका कलिंगा वॉर होता है, और कलिंगा वॉर का आपको रेफरेंस पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन से आपको एडिक्ट्स, क्योंकि टोटल आपके 14 मेजर रॉक एडिक्ट हैं किसके? अशोका के, जिसमें से आपको 13th नंबर का जो है उसमें आपको कलिंगा वॉर के बारे में लिखा हुआ है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। कलिंगा वॉर के बारे में कौन से एडिक्ट में लिखा हुआ? तो 13 मेजर रॉक एडिक्ट में कलिंगा वॉर के बारे में लिखा हुआ, जिसमें आपको इसी से पता चलता है कि जो बाद में अशोका ने क्या किया था, अपना धर्म परिवर्तन किया था, जिसमें उन्होंने बुद्धिज़्म को एज ए एक्सेप्ट किया था, बुद्धिज़्म को प्रमोट किया था। बट इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने बाकी धर्म को एक्सेप्ट नहीं किया था, बाकी धर्म को भी उन्होंने प्रमोट किया था, ठीक है। और बहुत सारे जो आपको इंपॉर्टेंट मेजर रॉक एडिक्ट है, जिसमें आपको 5th, 6th और 8th ये आपको बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। 6th में आपको धम्मा मात्रास के बारे में बात किया गया है। 5th में भी बुद्धिज़्म के बारे में बात है। 8 में धम्मा यात्रा, ठीक है, जो अशोका धम्मा यात्रा करते हैं, आपको राजगीर जाते हैं या लुम्बिनी जाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मेंशन कहाँ पे? 8th में। बट ये कब पता चलता है कि जो है वो उन्होंने बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट किया था एज ए रिलीजन? तो उन्होंने कब किया था? ये आपको मेजर रॉक एडिक्ट में नहीं मेंशन है, ये माइनर रॉक एडिक्ट है, जिसको भब्रू इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। ये राजस्थान में आपको, इससे हमें पता चलता है कि उन्होंने क्या किया था, बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट किया था। इसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं बुद्धिज़्म के बारे में, तो जनरली हमने त्रिरत्न बस जैनिज़्म में सुना, बट त्रिरत्न आपको बुद्धिज़्म में भी होता है। तो त्रिरत्न के बारे में भी आपको कहाँ पे मेंशन? इसी भब्रू इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो एक तो प्लेसेस में ये भी याद रखना कि भब्रू इंस्क्रिप्शन किस चीज़ कहाँ पे है आपका? राजस्थान से मिला हुआ है। दूसरा कि आपको कौन कौन से इंस्क्रिप्शन है जो अशोका के डायरेक्टली आपको कनेक्ट करते हैं बुद्धिज़्म से? तो 5th, 6th, 8th, ठीक है। इवन जो 7th है, 7th में भी आपको टॉलरेंस के बारे में मेंशन है कि सारे रिलीजन को क्या करना है, हमें इक्वली देखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपको नेशन वाइड वीक लॉन्ग मेगा असेसमेंट डिस्ट्रीब्यूशन चाइल्ड स्पेशल चाइल्ड जो है उनके लिए आपको प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा, जिसको कवर किस प्रोग्राम के तहत किया जाएगा? समग्र शिक्षा अभियान के तहत। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमें समग्र शिक्षा अभियान जो है वो कब आया था और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या नहीं इंक्लूडेड, वो याद हमें रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो हम देख लेते हैं एक बार पहले। जो समग्र शिक्षा अभियान है, ठीक है, ये कवर किसके अंदर होता है? कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर होता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर होता है। ये आपको आया कब था? 2018 में आया था। बट इसमें आपको 3-4 पहले जो आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम थे, स्कीम थे, उसको इंटीग्रेट किया गया था, उसको कोलैबोरेट किया गया था, जोड़ा गया था। जिसमें आपको कौन कौन से थे? सर्व शिक्षा अभियान जो कि पुराना था, ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन, इन तीनों चीज़ों को इंटीग्रेट किया गया और इसको ही क्या बोला गया? समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है, जो कि 2018 में एज ए लॉन्च किया गया। अब इसमें क्या क्या चीज़ें थी? जैसे कि इंप्रूविंग ऑफ क्वालिटी ऑफ प्री प्राइमरी से लेकर 12th तक, क्लास 12 तक। तो बस ये ऐसा नहीं कि आपको बस 10th तक या 9th तक किया गया कवर। जो आपका समग्र शिक्षा है उसको प्री प्राइमरी स्कूल से लेकर क्लास 12 तक कवरेज मिला हुआ है। और इसमें कौन कौन से स्कीम को कवर किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन, ये याद रखना है। मिनिस्ट्री भी याद रखना है। दूसरा है कि NEP 2020 का 5 साल हो गया है, तो हो सकता है आपको इससे भी क्वेश्चन पूछा जाए। तो सबसे पहले जो आपका पहला NEP आया हुआ था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो
1980s में आया था, ठीक है। और बोला जाता है कि 34 ईयर के बाद आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी वापस से आया है। इसमें एक फॉर्मूला दिया हुआ था 5+3+4, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो पूछा जाता है कि 5 प्लस कितना था, 5+3+3+4 था। तो इसमें एज क्राइटेरिया के बेसिस पे, तो 5 जो है वो एज, कितने एज को कवर करेगा, 3 से लेके 8 साल के बच्चों को कवर करेगा। ये फाउंडेशनल जो आपको आंगनवाड़ी वाले बच्चे होते हैं या फिर आपको प्ले स्कूल वाले बच्चे होते हैं उनको, उनके लिए है 5 वाला, ठीक है। 3 जो है वो प्रिपरेटरी है। इसमें एज कितना होना चाहिए बच्चों का, 8 से लेके 11 साल होना चाहिए। ये वाला 3 जो है वो मिडिल एज जो आपको एजुकेशन उसके लिए 11 से 14 होना चाहिए। और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए 14 से 18 होना चाहिए, ठीक है। वो आपको 4 के अंदर कवर होता है। एनईपी जो है वो होलिस्टिक एजुकेशन के लिए भी बात करता है, इंटरडिसिप्लिनरी के लिए बात करता है। और इसमें आपको बहुत सारे जो है वो नई नई चीज़ें लॉन्च की गई, जैसे कि कोर्स लॉन्च किया गया था स्किल डेवलपमेंट को लेके, सेक, ठीक है, वैक वोकेशनल एजुकेशन, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड था। और ये इसके चेयरमैन कौन थे जिन्होंने एनईपी 2020 को तैयार किया था, तो ये कस्तूरी रंगन थे, जो कि फॉर्मर इसरो चेयरमैन रह चुके हैं। इसको ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर रखा है। इंडिया रिफॉर्म्स कमिटमेंट, ठीक है। रियाद मीटिंग, अब ये मीटिंग कमिटमेंट टू यमन एंड रियाद, तो ये मीटिंग अभी होने वाला है। तो मैं बस अभी मैंने आपको बता दिया कि ऐसे कुछ मीटिंग होगा। तो इस मीटिंग में देखते कंक्लूजन क्या निकल के आता है। रियाद आपको याद रखना सऊदी अरब से है, और यमन जो वो भी आपका क्या मिडल ईस्ट कंट्री में आता है। अब ये नेशन वाइड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन आपको 4.0 टू बी हेल्ड, ये हुआ नहीं, होने वाला है। नवंबर 1 से लेकर 30 के बीच में होने वाला है, ठीक है। तो एक तो ये याद रखना कि 130 के बीच में होने वाला है। इसके अलावा ये कौन सा कैंपेन आपका 4.0 है, तो ये 4th नंबर का है। और ये पूरे नेशन वाइड होना है, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक एरिया को नहीं बस कवर किया जा रहा है, पूरे नेशन को किया जा रहा है। इसमें आपको कौन कौन इन्वॉल्व है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनर, ठीक है। तो इसमें डिजिटल सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। ऑलरेडी ये चीज़ें हो चुकी है, ये 4.0 चल रहा है। तो ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ये आपका नवंबर में होने वाला है। नेक्स्ट जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इंडिया ऑस्ट्रेलिया होल्ड 7th राउंड डायलॉग। 7th राउंड डायलॉग होने वाला है, किस चीज़ को लेके होने वाला है, तो आर्म्स को लेके, डिसआर्मामेंट के बारे में बात होगा, नॉन प्रोलिफरेशन एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल पे बात होने वाला है। बट हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एनपीटी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में सुना होगा, ठीक है। ये ट्रीटी आपको 1968 में आया हुआ था। बट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया इज़ नॉट अ सिग्नेटरी, इंडिया ने इसको साइन नहीं कर रखा है, ठीक है। तो बस ये याद रखना। और इसी चीज़ पे बात होने वाली है ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो अभी देखते लेट्स सी कि इसमें क्या कंक्लूजन निकल के आता है। तो डिस्कशन जो है वो कौन कौन से एरिया पे होना है, न्यूक्लियर पे, केमिकल, बायोलॉजिकल डिसआर्मामेंट, नॉन प्रोलिफरेशन, आउटर स्पेस सिक्योरिटी के बारे में बात होने वाला है। आउटर स्पेस के अंदर अगर आप देखोगे तो हाई सी वगैरह जो है, ठीक है, जो आपको, और सी वाला जो आपने देखा होगा सी के बारे में आता है। इवन जो स्पेस जो है उसमें भी आप देख रहे हो कि आजकल रेस चल रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा आपको मिसाइल लॉन्च करे, तो इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा आपको इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। तो इन सारी एरिया पे बात होने वाला है। कन्वेंशनल वेपन्स पे बात होगा, रोल ऑफ एआई, तो एआई भी आपको, इसके अलावा मिलिट्री मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट पे रिजीम्स पे बात होने वाला है। तो ये देखते हैं कि ये सब एरिया कवर होने वाला है। तो लेट्स सी इसमें क्या क्या कंक्लूजन निकल के आता है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, ठीक है। अब ये आपको सीजीआई रह चुके हैं, इनका एक बुक पब्लिश हुआ। तो बुक एंड ऑथर आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपको पूछा जा सकता है कि वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, ये बुक किसने लिखा हुआ था। तो इस बुक को किसने लिखा हुआ, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लिखा है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, विच इज़ द ओल्डेस्ट रनिंग वर्नाकुलर न्यूज़ पेपर इन इंडिया। अभी अगर देखा जाए तो सबसे पुराना वर्नाकुलर लैंग्वेज में, नेटिव लैंग्वेज में आपको कौन सा न्यूज़पेपर है, द हिंदू है, बॉम्बे समाचार है, अमृत बाजार पत्रिका, या इंडियन मिरर। अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो।